कितने पार्ट्स होते हैं हर क्वेश्चन के, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इस्लामियात हो, हर हर क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं। और क्वेश्चन के पार्ट्स कौन से होते हैं? नंबर वन, डायरेक्ट पार्ट। नंबर टू, इनडायरेक्ट पार्ट। अब ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि डायरेक्ट पार्ट कौन से हैं, इनडायरेक्ट पार्ट कौन से हैं। क्योंकि डायरेक्ट पार्ट को एड्रेस डिफरेंट तरीके से किया जाता है आंसर में, इनडायरेक्ट पार्ट को डिफरेंट तरीके से एड्रेस किया जाता है पेपर में। उसके बाद आपने देखना है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। क्या ये डिस्क्रिप्टिव है, क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड है, या स्टंस बेस्ड है? आजकल एफपीएससी में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टंस बेस्ड। आपका क्या व्यू है इन योर ओपिनियन? इवन ऐसे भी आपका स्टंस ही होता है ना। अगर किसी को स्टंस बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं आते ना, वो तो डायरेक्ट ऐसे में भी फेल है सीधा सीधा। कौन सा, कौन सी टाइप है ये? मोस्टली एफपीएससी अभी यही पूछते हैं कि आपका क्या व्यू है, क्या सोचते हो आप। एग्जामिनर आपकी साइकिल चेक करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने पूरे साल जो देखी है ना, किसी ने कल कहा था ना कि सर आप से फेल क्यों होते हैं? फेल होते हैं क्योंकि आप निकम्मे हो, सुनते नहीं हो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप करते हो इग्नोर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को करते हो आप इग्नोर। नेवर इग्नोर द क्वेश्चन स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन में लिखा गया है ना, वो क्वेश्चन का ही पार्ट है। इतना एग्जामिनर इतना बेवकूफ है, कोई स्टेटमेंट दे दी आप उसको एड्रेस ना करो। जो भी चीज क्वेश्चन में लिखी जाती है, इट इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू एड्रेस इट। अब वो इंक्लूड होती है किसमें? डायरेक्ट पार्ट में या इनडायरेक्ट पार्ट में इंक्लूड होती है। अगर वो इनडायरेक्ट पार्ट है तो आपने उसको डिफरेंट तरीके से एड्रेस करना है, अगर डायरेक्ट पार्ट है तो आपको उसको डिफरेंट तरीके से एड्रेस करना है। ये 5 स्टेप्स हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। एक भी स्टेप फॉलो नहीं होता, फिर एफपीएससी को आप गालियां देते हो। नाउ आपसे मैं पूछता हूं, मैं फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। ये अभी मैंने सेशन में दिए थे क्वेश्चन, जो अभी सेशन हुए ना खत्म, अभी एक सेशन चल भी रहा है सीपी का, जो अभी कंक्लूड हो गया है, उसमें ये मैंने क्वेश्चंस दिए थे इनको। 27th amendment has altered and reshaped the judicial mechanism and institutional hierarchy in armed forces. How might these changes affect good governance, accountability and transparency in the country? Argue. इसमें डायरेक्ट पार्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट पार्ट कौन सा है? बताओ मुझे, सारे के सब बताओ, जितने भी क्लास में हैं बताओ मुझे। इसमें डायरेक्ट पार्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट पार्ट कौन सा है? बताएं, ऑल ऑफ यू बताएं मुझे। इसमें डायरेक्ट पार्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट पार्ट कौन सा है? 27th amendment has altered and reshaped the judicial mechanism and institutional hierarchy. बिल्कुल अभी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स पे बेस्ड है, अभी ये अमेंडमेंट आई है। हाउ माइट दीज चेंजेस affect the good governance, accountability and transparency in the country? बताए सारे। फर्स्ट सेंटेंस इज डायरेक्ट, अनम गलत बता रही हैं आप। ये आपका इनडायरेक्ट पार्ट है, ये आपका लास्ट वाला डायरेक्ट पार्ट है। डायरेक्ट पार्ट है। क्या क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है कि हाउ
क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हाउ 27th अमेंडमेंट हैज अल्टर्ड एंड रीशेप्ड द जुडिशियल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशनल हायरार्की। क्या इस तरह से लिखा हुआ है? पढ़ें इसको, क्वेश्चन को पढ़ें। क्या इस पे एग्जामिनर ने इस तरह से लिखा है कि हाउ 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज अल्टर्ड? इस तरह से तो नहीं लिखा ना, उसने एक स्टेटमेंट दी है, उसने स्टेटमेंट दी है ना, एक स्टेटमेंट दी है। नाउ दिस कम्स अंडर इनडायरेक्ट पार्ट। डायरेक्ट पार्ट आपका स्टार्ट होता है हाउ माइट दीज चेंजेस अफेक्ट गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द कंट्री, क्वेश्चन मार्क आर्ग्यू। यहां से आपका डायरेक्ट पार्ट स्टार्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आए, पाकिस्तान स्टैंड्स as fifth most vulnerable nation to climate change, full stop। Analyze Pakistan's multi-dimensional climate vulnerability profile and present blueprints to tackle the issues of climate change। अब यहां पे स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं गलती असाइनमेंट्स में? यहां पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन नंबर 1, नंबर 2 impacts of climate change on Pakistan, नंबर 3 वे फॉरवर्ड। चलो जी क्वेश्चन हो गया। मैं भी सीधा सीधा क्रॉस लगा देता हूं। क्या आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया? स्टेटमेंट पढ़ें। पाकिस्तान स्टैंड्स एज फिफ्थ मोस्ट वनरेबल परवेज जमान गलत बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं, सुनने पहले। पाकिस्तान स्टैंड्स एज द फिफ्थ मोस्ट वनरेबल नेशन टू क्लाइमेट चेंज, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। इनडायरेक्ट पार्ट, एनालाइज पाकिस्तान मल्टी डायमेंशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी प्रोफाइल। आपसे उसने क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स नहीं पूछे, आपसे वनरेबिलिटी प्रोफाइल पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक हो जाती है। यही करते ना आप लोग भी, आप लोग भी यही करते ना, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट सच बताओ, आप भी यही ना करते? क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स ना बताते, यही हरकत करते ना, क्लाइमेट इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज यही करते ना आप लोग। सीधा सीधा गलत हो रहा है। वो आपसे मल्टी डायमेंशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी प्रोफाइल पूछ रहा है, जिसमें हाइड्रोलॉजिकल वनरेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल वनरेबिलिटी होती है, इकोलॉजिकल वनरेबिलिटी होती है। ओके, ये आपसे पूछ रहा है वो। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि इसके ब्लूप्रिंट्स बताएं। अब ब्लूप्रिंट्स में एक है इंटरनल ब्लूप्रिंट्स, मतलब के इंटरनल बायस, दूसरे हैं एक्सटर्नल। ये अलग अलग बताने हैं। नाउ दिस इज दी डायरेक्ट पार्ट। हाँ जी बिल्कुल। देन ये वाला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो कौन सी टाइप का है। देखता हूं क्या पढ़ा है नोआ, इनसे क्या पढ़ा है आपने। पाकिस्तान मोस्ट सीरियस थ्रेट इज इंटरनल रादर देन द एक्सटर्नल, फुल स्टॉप। Critically analyze this statement in the light of political instability, economic fragility and social polarization। KPPMS में आया हुआ है, KPPMS में भी आया था। बताओ पहले, सबसे पहले मुझे इसकी टाइप बताएं, ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या पढ़ाया आपने, लाखों रुपए खर्च किए आप लोग। इनडायरेक्ट टाइप बताएं, टाइप बताएं। मैं पार्ट नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी टाइप है। इंस्टेंस बेस्ड नहीं है नंबरा, डिस्क्रिप्टिव में नहीं है, इंस्टेंस में नहीं है, गलत बता रहे हो। इस पार्ट का अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट इसको अगर सही एड्रेस नहीं किया आपने, तो सेकंड पार्ट इररिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको सही से एड्रेस नहीं करते
तो आपका सेकंड पार्ट मीनिंगलेस है, क्योंकि सेकंड पार्ट ही डिपेंड करता है आपके फर्स्ट पार्ट पे। दिस इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस क्वेश्चन, कंपैरेटिव एनालिसिस क्वेश्चन। गलत बता रहे हो जुल्करनैन। द फर्स्ट पार्ट इज कंपैरेटिव एनालिसिस, कि आपने इंटरनल थ्रेड्स को कंपेयर करना है एक्सटर्नल थ्रेड्स से, और आपने ये बताना है कि इंटरनल थ्रेड्स आर इंपॉर्टेंट देन दी एक्सटर्नल थ्रेड्स। जिसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के नॉट effectively नेविगेट complexities of geopolitical या complexities of global power politics without without achieving sustained internal political stability. Number two, global economic pressures cannot be mitigated unless Pakistan undertakes serious and sustained domestic economic recovery. इस तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस आपने दोनों को कंपेयर करना है, उसके बाद आपने इसको एनालाइज करना है पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपको अवार्ड देते हैं एजल, तो आपको अवार्ड देते हैं, मुझे बताएं, आपको क्राउन प्रिंस बना दें आपको? नंबर थ्री, नंबर फोर, the 4-day war between India and Pakistan significantly altered the regional and global scenario. Examine its implication. इसमें इनडायरेक्ट पार्ट कौन सा है, डायरेक्ट पार्ट कौन सा है, बताएं। कौन सा इनडायरेक्ट पार्ट है, डायरेक्ट पार्ट है? वो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि 4-डे वार जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसने सिग्निफिकेंटली ग्लोबल एंड रीजनल डायनामिक्स चेंज किए, बताएं इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, उसके बाद इम्प्लीकेशंस ऑफ 4-डे वार। नहीं, वो देखो क्वेश्चन की बेसिस क्या है, इस क्वेश्चन की बेसिस क्या है, बेसिस, बेसिस क्या है, 4-डे वार है। अगर आप इसका ओवरव्यू नहीं देते, ओवरव्यू नहीं देते तो किस तरह से आप इम्प्लीकेशंस बताओगे? ओके, नहीं, हिस्टोरिकल नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो डायरेक्ट एक याद रखें, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हैं, करंट अफेयर्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं आता, करंट अफेयर्स पेपर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं आता, अनटिल अनलेस आपसे पूछा ना गया हो, अनटिल अनलेस आपसे पूछा ना गया हो, ये बात याद रखना। करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स के पेपर में आप जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखने ना बैठ जाना, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया जाता है, वो भी इतना नहीं कि आप जो है वो आधा पे हाफ क्वेश्चन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे लिखने बैठ जाएं, उस पे आते हैं आगे में, बाद में आते हैं। इसका इसका बताओ मुझे, तो व्हाट एक्सटेंट डज, तो व्हाट एक्सटेंट डज सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस, नहीं, करंट अफेयर्स में हिस्टोरिकल नहीं दी जाती, टाइमलाइन वगैरह ये आप अपने पास रखें। तो व्हाट एक्सटेंट डज सऊदी पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट या म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट represents a shift from US centric security architecture in Middle East towards a multipolar defense order involving China, and how might these reconfiguration reshape the balance of power in both
साउथ एशिया एंड गल्फ। कितने पार्ट्स हैं इसके, पहले तो पार्ट्स बताओ कितने हैं। To what extent does Saudi-Pakistan Mutual Defense Pact represents a shift from US-centric security architecture in Middle East towards a multipolar defense order involving China? And how might this reconfiguration reshape the balance of power in both South Asia and Gulf? कितने पार्ट्स हैं? फर्स्ट पार्ट क्या होगा? इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है, बताएं। डिस्कसिंग द पेक्ट, आपसे वो पेक्ट के बारे में पूछा ही नहीं उससे, जुल्करनैन। अस्मारा पैक्ट के बारे में उसने पूछा ही नहीं है आपसे, कहाँ पूछा है मुझे बताओ। कहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डिफेंस पैक्ट, कहाँ लिखा हुआ है इसमें? दो पार्ट्स हैं खदीजा फातिमा, आप इतने सारे पार्ट्स खा गई। दो पार्ट्स हैं, खा गए आप पार्ट। द फर्स्ट पार्ट वुड बी द फर्स्ट पार्ट वुड बी सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट is a break from US centric security. Saudi Pakistan defense pact is a break from US centric security. The first part is second part. Towards a multipolar defense order in Gulf. Second part. Third part. Third part. Implications for South Asia's balance of power. ठीक है, implications for South Asia's balance of power. बता रहा हूं मैं, सुनो सुनो। उसके बाद गल्फ पे implications and balance of power. Fifth, limits and uncertainties of shift, क्योंकि आपसे वो शिफ्ट के बारे में पूछ रहा है। फिफ्थ इज limits and uncertainties of the shift. 5 पार्ट्स थे इसके। जी कॉम्प्लिकेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वो आ जाएगा अस्मारा उसमें। जो फर्स्ट पार्ट था ना, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट इज अ ब्रेक फ्रॉम यूएस सेंट्रिक सिक्योरिटी, और दूसरा जो मल्टीपोलर है उसमें आ जाएगा। नहीं, चाइना इग्नोर नहीं हुआ ना, टुवर्ड्स मल्टीपोलर डिफेंस ऑर्डर इन गल्फ, वहां पे चाइना डिस्कस होगा, वहां पे होगा। और सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट इज अ ब्रेक फ्रॉम यूएस सेंट्रिक सिक्योरिटी, वहां पे चाइना डिस्कस होगा। समझ गए? अब बताएं मुझे कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं या 5 पार्ट्स हैं? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। खा जाते ना पेपर में, खा जाते ना पेपर में।
चलें। और ये क्वेश्चंस आप देखें, प्योरली आपके सीए से डील करते हैं, जो इस साल इवेंट्स होते हैं, इस साल इवेंट्स हुए, ये सारे क्वेश्चंस उसी पे नहीं है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताए, फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, 27th अमेंडमेंट से मैंने स्टार्ट किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस सीए से डील नहीं करते क्या? इस साल के इवेंट से डील नहीं करते क्या? कोई ओल्ड है क्या? पास पेपर से है क्या? कोई क्वेश्चन बताए मुझे, कोई पास पेपर 2017 से लिया हो, कोई 2018 से लिया हो। सारे के सारे इसी साल के इवेंट्स हैं। अब आपने एड्रेस किस तरह से करना है, डायरेक्ट पार्ट को और इनडायरेक्ट पार्ट को एड्रेस किस तरह से करना है। अब इनडायरेक्ट पार्ट को एड्रेस करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। कबीर आएंगे क्लास में? कबीर, कबीर सजा दें क्लास में। वेलकम कबीर। कबीर इनको समझाएं। कबीर का एक दोस्त है, अभी पास हुआ है, CSS 2025, एंड ही वाज माय स्टूडेंट। वो भी मेरे स्टूडेंट थे, इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे। कबीर इनको समझाएं कि राइटिंग कितनी मैटर करती है। CSS हो, PMS हो, FPSC के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो, शायद अकल नहीं है इनको। अकल नहीं है इनको। ये आके मुझे बोल रहे हैं कि हमने एकेडमी से पढ़ा है, बस लिखा नहीं है, पढ़ा है हमने बस। कबीर का फ्रेंड है अभी, वो मेरे साथ ही फेब के सेशन में पढ़ा था। लास्ट ईयर भी नवंबर में सेशन लिया था उसने, CAP का। मूसा शाकिर, जानते होंगे, लिस्ट में नाम होगा, मूसा शाकिर जी। इंशाल्लाह आप भी हो जाएंगे इस साल, इंशाल्लाह। आई हैव हायर होप्स इन यू कि आप हो जाएंगे। आई हैव हायर होप्स इन यू। अस्सलाम वालेकुम सर चल, कदीर, शरियार हियर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम सर। सर गोइंग गुड। सर शरियार भी आएगा। हाँ हाँ, इनको राइटिंग सिखा रहा था मैं कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट एग्जैक्टली करते हैं, एग्जैक्टली इसमें क्या करना एग्जैक्टली राइटिंग इज द सोल ऑफ एग्जाम। है। मैं अब एक ये कह इम्पॉर्टेंट रहे हैं। अनाउंसमेंट हाँ, मैं एक जी जी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने आया था, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड थी। मैंने कहा चले मैं लाइव क्लास में बता देता हूँ। जी जी जी। गेस्ट पेपर्स की काफ़ी हाइप थी और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे। ऑब्वियसली हर एक को इंडिविजुअली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता जी। तो हम्म, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लग चुकी है, वहाँ पे कमेंट करें, आपको गेस्ट पेपर्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे जी। ठीक हो गया जी। ओके। सर ये कह रहे हैं मुझे, हमने एकेडमी से पढ़ा है, हमने लिखा नहीं है पूरा साल। अब मैं इनका क्या करूं, मुझे बताएं। और आगे से कह रहे एग्जैक्टली हैं कह रहे हैं कि एग्जैक्टली हमने। एक एक और बहुत बड़ा ब्लंडर होता है हमारा। ग्रामर वाला एक पोर्शन चल रहा होता है पैरेलल। हम्म, तो मैं हम्म, स्टूडेंट्स को एडवाइस करता होता हूँ कि आपने हम्म, वो लेके सिर्फ ग्रामर हम्म, पढ़नी नहीं है, उसमें पैराग्राफ एवेल्युएशंस होती हैं, वो भी सारा साल करवाते रहना है। अच्छा, वो पढ़ तो बड़े शौक से लेते हैं, लेकिन उसके हम्म, बाद जब लिखने की बारी आती है ना, तो लिटरली मौत पड़ जाती है स्टूडेंट को। लिटरली आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टूडेंट्स नो मी। तो हम्म, वो जब ऐसे में मेरे पास आए हैं ना अक्टूबर नवंबर में, तो उनकी वही बेसिक सी गलतियां। देखें, आप बिल्कुल। जब भी किसी टीचर के पास जाते हैं ना, चाहे आप करंट अफेयर्स चेक करवा रहे हैं, IR चेक करवा रहे हैं, ऐसे चेक करवा रहे हैं, तो जब हम्म, आप उनको चेक करवा रहे होते हैं ना आखिरी महीनों में, तो बेटा आपकी तब बेसिक सी गलतियां नहीं ठीक होनी। बेसिक्स हम्म, की गलतियां आपकी पहले से ठीक होती आनी चाहिए, पहले से निकली हो। रीडिंग करते आओ आप, लिखते हम्म, आओ, कुछ ना कुछ लिखते आओ डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, कुछ ना कुछ लिखते आओ। तो बेसिक्स हम्म, आपने पहले से ठीक करके आनी होती है। और फिर हम्म, एंड पे आगे आपने सिर्फ जो पेपर टेक्निक्स हैं उनके ऊपर काम करना होता है, लिख लिख के, चाहे वो ऐसे है, करंट अफेयर है, पाक अफेयर है, या जो भी है। सो दिस आल्सो इज इन इट। टाइम बाउंड, आल्सो इन यस, टाइम एंड बाउंड। टाइम बाउंड, यस। और टाइम बिल्कुल। बाउंड भी ऑनेस्टी होती है स्टूडेंट की। आपका कंपटीशन अपने साथ है, किसी और हम्म, के साथ नहीं है। सबका बिल्कुल। कंपटीशन सबसे पहले अपने साथ है। अपने से जीतो, आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हम्म, से नहीं हारते, और आपको कोई जिता भी नहीं सकता जब तक आप खुद से नहीं जीत जाते पहले।
तो आपका कंपटीशन सबसे पहले आपके साथ है। सो सर सॉरी मैंने इंटरफेयर किया, नहीं नहीं ये नहीं, बिल्कुल अनाउंसमेंट बिल्कुल। थी। और आप कंटिन्यू करें सर। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट पार्ट, इसको एड्रेस करने के दो मेथड्स होते हैं। नंबर वन, फ्लो चार्ट। नंबर टू, शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ, दो तरीके होते हैं। इनडायरेक्ट पार्ट को एड्रेस करने के दो तरीके होते हैं। क्या हो गया है सर, हमने रिटर्न पे एजल आपने रिटर्न प्रैक्टिस की है तो आप क्लास लीव करके चली जाएं, आपको हमारी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से आप दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रही है, हमें भी डिस्टर्ब कर रही है। आपको सब आता है तो क्लास ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? जब आपको सब कुछ आता है, राइटिंग भी आती है, ठीक है, तो आप क्लास ज्वाइन करने की क्या जरूरत है फिर? आप जाएं, एंजॉय करें, मस्ती करें, अच्छा सा मौसम है, सर्दी है, गो एंजॉय, ठीक है। ये लास्ट वार्निंग है आपको, अदरवाइज आई विल किक आउट यू फ्रॉम क्लास। दूसरों को आप डिस्टर्ब कर रही है। जब आपको सब आता है, सब कुछ आता है, तो आप हम गरीबों की क्लास में क्या कर रही हैं? सो डोंट डिस्टर्ब अदर्स। ये लास्ट वार्निंग है, अदरवाइज आई विल किक यू आउट फ्रॉम क्लास। ओके। अब है 27th कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके। कोई भी किसी को भी डिबेट करनी है तो पहले फुर्सत में क्लास से चला जाए। सब आता है तो क्लास में क्या कर रहे हो आप? जाओ। ये जब फेल होते हैं ना, तब रोते हुए मेरे पास आते हैं, सर अब हम क्या करें। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी जी, हेलो। It's okay, sir. It's okay. Some students are here on some foreign agenda. Just ignore them. If you keep on replying those, तो फिर उनको ज्यादा हवा मिलती है. Ignore them. I also do it नहीं, in my class. सच स्टूडेंट ये 2-3 दिन से दूसरों को भी यस डिस्टर्ब यस, कर रहे मुझे हैं। बताया था कुछ स्टूडेंट्स ने, बस ठीक है। वो स्टूडेंट ज्यादा उनको पता होता है कि ये कौन घुस बैठिया है, तो आप कंटिन्यू करें, इनको इग्नोर करें। ओके ओके। यस, थैंक यू। अब किस तरह से इसको आप एड्रेस करेंगे? यहाँ पे देखो, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, दैट इज द इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 27th constitutional amendment has altered and reshaped the judicial mechanism and institutional hierarchy in armed forces. अब देखो, इसको दो तरीके हैं। या आप फ्लो चार्ट बना लो, या आप पैराग्राफ लिखो इस पे, जिसमें आपने मेजर चेंजेस बतानी है जुडिशियल एंड मिलिट्री साइड पे। अब ये नहीं हो कि आपका ये पैराग्राफ चला जाए आपके कोई 4-5 पेजेस पे, ये नहीं हो सकता। चेंजेस जो आप बताएंगे वो बताएंगे एक ही पैराग्राफ में, एंड दैट पैराग्राफ शुड नॉट बी मोर देन अ पेज। एक पेज से ऊपर नहीं होता कोई भी पैराग्राफ। एक जो हरकत करते हैं ना आप, दिल करता है आपके असाइनमेंट फाड़ दूं, वो आप ये करते हैं। पैराग्राफ हमेशा एक सिंगल फ्लो में लिखा जाता है, सिंगल फ्लो में, किसी भी सब्जेक्ट का। ये नहीं हो सकता कि आप 4-5 लाइंस लिखी, लाइन छोड़ के लीव करके फिर आप कंटिन्यू करने लग जाए। जब आप लाइन लीव करते हो, मीनिंग दैट यू हैव एंडेड योर पैराग्राफ। अब पैराग्राफ इज रिटन इन अ सिंगल फ्लो, पूरा कोहेरेंसी होती है उसकी, कोई लाइन नहीं लीव की जाती।
अक्सर असाइनमेंट्स मैंने देखी है, पैराग्राफ राइटिंग जो आप करते हो, लाइन लीव करके बीच में नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाते हो। तो भाई क्यों? उसको आप कंटिन्यू रखें ना, एक सिंगल फ्लो में लिखा जाता है पैराग्राफ। तो आप जब इसका ओवरव्यू देंगे या चेंजेस बताएंगे, एक सिंगल पैराग्राफ में बताएंगे, लाइन नहीं लीव करनी। जब आप लाइन लीव करते हो, मीनिंग दैट यू हैव एड्रेस्ड योर मेन हेडर्स या सब हेडर्स। तो इसको आप फ्लो चार्ट या आप पैराग्राफ में एड्रेस करोगे। उसके बाद हाउ माइट दीज चेंजेस अफेक्ट गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द कंट्री। इस आप जो मेन हेडर्स एंड सब हेडर्स बनाओगे। इस पे आते हैं, डायरेक्ट पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप इसको एड्रेस करोगे। उसके बाद आप हेडर्स दोगे। अब जब फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट मेन हेडर बनेगा, साइलेंट फीचर्स ऑफ 27th अमेंडमेंट रीशेपिंग द जुडिशियल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशनल हायरार्की। ये आपका फर्स्ट मेन हेडर बना। अब इस पे आप फ्लो चार्ट बनाओ या आप एक पैराग्राफ लिखो जिसमें आप चेंजेस बताओगे, या चेंजेस ड्रा करो फ्लो चार्ट में, या चेंजेस लिखो आप उसमें। पॉइंट्स में नहीं लिखनी है आपने, पॉइंट्स में नहीं लिखनी है आपने, पैराग्राफ में लिखनी है आपने। समझ आया आपको ये इनडायरेक्ट पार्ट को किस तरह से एड्रेस करना है? ऑल ऑफ यू समझ आया आपको? ऑल ऑफ यू जितने भी क्लास में बताओ कि चेंजेस आपने फ्लो चार्ट में या पैराग्राफ में लिखनी है, पॉइंट्स में नहीं लिखनी है आपने। पॉइंट्स में नो पॉइंट्स। अब डायरेक्ट पार्ट को किस तरह से एड्रेस किया जाता है, यहां पे मेजर मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की। डायरेक्ट पार्ट को, इन दिस पार्ट यू हैव टू गिव फर्स्ट मेन हेडर। जितने डायरेक्ट पार्ट्स होते हैं ना, उतने मेन हेडर्स बनते हैं। मेन हेडर्स नहीं खदीजा, मेन हेडर्स आर आल्सो नोन एज डायरेक्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मेन हेडर्स को डायरेक्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी कहा जाता है। मेन हेडर्स के ही सब हेडर्स बनते हैं। अगर आप मेन हेडर नहीं देते, यूर सब हेडर्स आर मीनिंगलेस। अगर आप मेन हेडर्स नहीं देते, यूर सब हेडर्स आर मीनिंगलेस। पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। यूर सब हेडर्स एड्रेस योर मेन हेडर्स। यहां पे लॉजिक समझें, ये क्वेश्चन है, ये उसके मेन हेडर्स होते हैं, ये उसके सब हेडर्स होते हैं, इस तरह से। अगर आप मेन हेडर ही नहीं देते हो तो ये चीज मिसिंग हो जाती है, मतलब मीनिंगलेस। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करने लग जाते हैं सब हेडर से। मेन हेडर कहां गया? मेन हेडर इसको एड्रेस करते हैं। अगर आपने यही नहीं दिए, फायदा ही नहीं है फिर। तो मेन हेडर्स के होते हैं सब हेडर्स, जो कि आपके मेन हेडर्स को एड्रेस करते हैं। मेन हेडर्स क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। ओके, इन दिस पार्ट यू हैव टू गिव फर्स्ट मेन हेडर। जितने क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे ना, उतने मेन हेडर्स होंगे। पार्ट्स हमने पहले पढ़े ना, 4-5 बताए आपने कि सर इसके 4 पार्ट्स है, सर इसके 5 पार्ट्स है। आपने बताया ना मुझे कि सर इसके 4 पार्ट्स है, इसके 3 पार्ट्स है, बताया ना आपने। वो जो पार्ट्स आपने बताए, दीज आर मेन हेडर्स, दीज आर मेन हेडर्स। अगर इनडायरेक्ट पार्ट है, उसको तो आपने फ्लो चार्ट में एड्रेस कर लिया, उसको तो आपने फ्लो चार्ट में एड्रेस कर लिया। उसके बाद जो डायरेक्ट पार्ट है, उसके सब हेडर्स बनते हैं। मेन हेडर्स देखे, सब हेडर्स बनते हैं। मेन हेडर्स आर आल्सो नोन एज द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन के पार्ट्स सेम, उतने मेन हेडर्स। तो पुट इट सिंपल, योर मेन हेडर्स एड्रेस द क्वेश्चन। सब हेडर्स क्या होते हैं? जो आपके मेन हेडर को एड्रेस करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द challenges to democracy and suggest way forward। तो आपने फर्स्ट में एरर दिया challenges to democracy, मतलब फर्स्ट मेन एरर आपका बना challenges to democracy। अब इसके सब एरर 1.1 फ्यूडलिज्म, 1.2 डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1.3 पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इस तरह से समझ रहे हो अब कि मेन एडर्स के सब एडर्स होते हैं, और ये सब एडर किसको एड्रेस कर रहे थे? मेन एडर को एड्रेस कर रहे थे ना। ओके, अब सब हेडर का पैराग्राफ कितना होगा, इसकी लेंथ क्या होगी? सब हेडर का पैराग्राफ शुड नॉट बी मोर देन हाफ पेज। जो सब हेडर होगा ना, उसका पैराग्राफ शुड नॉट बी मोर देन अ हाफ पेज, और वो एक सिंगल फ्लो में होना चाहिए, लाइन लीव नहीं करनी। अगेन रिपीटिंग, सब हेडर दिया आपने, इसका जो पैराग्राफ होगा वो हाफ पेज से ज्यादा नहीं होगा। उसी पैराग्राफ में आप एग्जाम्पल्स भी देंगे। विदाउट एग्जाम्पल्स आपका पैराग्राफ मीनिंगलेस होता है। मतलब आप जो बात कर रहे हो उसका अगर आप फैक्ट्स या फिगर्स या एग्जाम्पल्स नहीं देते तो आपकी बात वो सच साबित कैसे हो सकती है? हाफ पेज या थोड़ा उससे कम बस, ठीक है। होल पेज पे सब हेडर्स का पैराग्राफ नहीं जाता। हाँ जी बताएं, पूछें पूछें पूछें, क्या हो गया? एग्जाम्पल एक ही होती है कोट, उसमें डायरेक्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन क्यों देंगे आप एमन फातिमा, आपने मेन हेडर दिया, मेन हेडर के उसके बाद आप डायरेक्ट आप सब हेडर देते हो, बीच वाला पैराग्राफ नहीं होता, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती उसकी, क्योंकि आपके मेन हेडर को सब हेडर एड्रेस कर रहे हैं, सब हेडर एड्रेस कर